हाय, रेफरेंस काउंटिंग इस वीडियो में वेलकम। अगर हम एक लाइन ऑफ कोड लिखते हैं, फॉर एग्जांपल माई वॉर इज इक्वल टू 10, तो याद रखेंगे पाइथन में एक्चुअली होता क्या है कि पाइथन एक इंटीजर नंबर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता है जिसकी वैल्यू 10 होती है और ये वैल्यू मेमोरी एड्रेस में होती है। कह लें कि इस केस में ये 1000 होगी और माई वॉर इस ऑब्जेक्ट की तरफ एक पॉइंटर होगा। एक्चुअली ये एक रेफरेंस है, यानी इस ऑब्जेक्ट का एक मेमोरी एड्रेस है जो इस केस में हमने कह लिया कि 1000 है। हम इन ऑब्जेक्ट्स का ट्रैक रख सकते हैं जो कि मेमोरी में क्रिएट हुआ है और हम इनका ट्रैक मेमोरी एड्रेसेस के थ्रू रख सकते हैं और ये कि कितने वेरिएबल इसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं ये तमाम हम यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। और इसी सेम ऑब्जेक्ट की तरफ हमारे पाइथन कोड में दूसरे वेरिएबल्स भी पॉइंट कर रहे होते हैं। इस केस में हमारे पास अभी तक सिर्फ एक रेफरेंस है, 1 आ रहा है, इसीलिए रेफरेंस काउंट में हमारे मेमोरी एड्रेस का रेफरेंस काउंट 1 है, आप देख सकते हैं। तो चलें हम एक और लाइन ऑफ कोड लिखते हैं, यानी अदर वॉर इज इक्वल टू माई वॉर। अब याद रखें कि हम पॉइंटर्स के साथ डील कर रहे होते हैं, हम मेमोरी एड्रेसेस यानी रेफरेंसेस के साथ डील कर रहे होते हैं। और जब हमने ये लाइन ऑफ कोड लिखा तो हम वैल्यू 10 को किसी दूसरे कोड को असाइन नहीं कर रहे होते, हम एक्चुअली माई वॉर रेफरेंस इस्तेमाल कर रहे होते हैं और वही वाला रेफरेंस अदर वॉर को असाइन कर रहे होते हैं, यानी माई वॉर और अदर वॉर का रेफरेंस हमारे पास सेम आ जाता है। दूसरे अल्फाज में हम यही कहते हैं कि अदर वॉर भी मेमोरी में इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। तो इस फर्क को, इस डिस्टिंक्शन को समझना हमारे लिए रियली बहुत ज़रूरी होता है। हमारे पास वैल्यू 10 के दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं। हम कहें कि माई वॉर एक को पॉइंट कर रहा है जबकि अदर वॉर दूसरे को पॉइंट कर रहा है, बल्कि अदर वॉर इज इक्वल टू माई वॉर हमने कह दिया है, तो हम एक ही रेफरेंस को यहाँ पर शेयर कर रहे होते हैं। इसी तरह से इस केस में हमारे पास काउंटर में 2 हो जाएगा। तो मिसाल के तौर पर माई वॉर यहाँ से अगर ख़त्म हो जाता है तो अब हमारे पास ये स्कोप में से निकल जाता है, यानी यहाँ से ख़त्म हो जाता है, तो हम इसे मेमोरी में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को असाइन कर देते हैं, यानी कोई भी केस हो सकता है, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि हम इसको नन को असाइन कर देते हैं। तो ये रेफरेंस यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और रेफरेंस काउंट हमारे पास दोबारा 1 पर ड्रॉप डाउन हो जाएगा। और मिसाल के तौर पर हम कहें कि ये अदर वॉर भी ख़त्म हो जाता है या कहीं आगे जाकर वो भी स्कोप से निकल जाता है, तो अब यहाँ पर कुछ भी बाकी नहीं रहता। इस तरह से रेफरेंस काउंट हमारे पास 0 पर ड्रॉप डाउन हो जाता है। अब हमें इसकी कोई ज़रूरत बाकी नहीं रहती है और इस तरह से हमारे पास कोई रेफरेंस बाकी नहीं रहता है। तो पाइथन मेमोरी मैनेजर हमारे पास फिर यही कहता है कि ठीक है, ओके, यहाँ पर कोई रेफरेंस नहीं है तो यहाँ से ऑब्जेक्ट भी ख़त्म हो जाना चाहिए और फिर वहाँ से ऑब्जेक्ट भी ख़त्म हो जाता है। इस तरह से हमारे पास ये पाइथन मेमोरी मैनेजर अब इसकी स्पेस को रीयूज़ भी कर सकता है और जब भी कोई प्रोग्राम रन करना होता है। दिस इज़ कॉल्ड रेफरेंस काउंटिंग। इसको हम रेफरेंस काउंटिंग कहते हैं और ये काम पाइथन मेमोरी मैनेजर ही हमारे लिए करता है, यानी ये ऑटोमेटिकली हो जाता है और इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन हमें ये बात याद रखनी है कि रेफरेंस काउंटिंग में असल होता क्या है। जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो इस चीज़ को हम आगे मज़ीद गार्बेज कलेक्शन में भी अगले लेसन में मज़ीद डिटेल से देखेंगे जो कि इससे रिलेट करता है, लेकिन हम इसको डिटेल में आगे चलकर देखेंगे। कोड प्रोग्रामिंग की तरफ जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर हमने किसी वेरिएबल का रेफरेंस काउंट फाइंड आउट करना हो तो हम उसको कैसे काउंट कर सकते हैं, यानी वो किस तरह से काम कर रहा है, यहाँ पर हम किस तरह से वो चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास इसके लिए एक हम इंपोर्ट करते हैं मॉड्यूल, सिस मॉड्यूल को हम इंपोर्ट करते हैं और उसमें हमारे पास एक फंक्शन होता है गेट रेफ काउंट। जब हम इस फंक्शन में अपना वेरिएबल पास करते हैं तो हम इसके थ्रू अपना रेफरेंस काउंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। असल में यानी हमने ये गेट रेफ काउंट का इस्तेमाल करते हुए हम रेफरेंस काउंट में
हमारे पास जब हम इसमें अपना वेरिएबल पास करते हैं तो हमारे पास होता ये है कि इसके अपने नंबर के साथ एक नंबर इंक्रीज़ हो जाता है। और ये एक वेरिएबल पास करने पर यानी ये फंक्शन वेरिएबल का एक दूसरा रेफरेंस क्रिएट कर देता है। और पाइथन में रेफरेंस से पास होते हैं चूँकि वेरिएबल्स, तो ये एक नंबर इंक्रीज़ करके हमें बताता है। हम इसे मज़ीद डिटेल में आगे देखेंगे। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा रेफरेंस यानी में यहाँ मिल जाता है। अब इसके अलावा एक और हम एक और मॉड्यूल के थ्रू भी हम ये चीज़ पता कर सकते हैं, और एक दूसरा फंक्शन है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें इसका कोई ड्रॉबैक भी नहीं है। तो वो हमारे पास आ जाता है सी टाइप्स इंपोर्ट से। और ये कुछ लोअर लेवल का है यकीनन, ये सी लाइब्रेरीज़ में हमें इसमें जाना होता है और उसमें ये एक लाइन कंप्लीट हमें लिखना पड़ती है, सी टाइप्स डॉट सी अंडरस्कोर लॉन्ग डॉट फ्रॉम अंडरस्कोर एड्रेस एंड देन वैल्यू। हमें इसमें आईडी पुट करनी होती है, ना कि अपना वेरिएबल नेम पुट करना होता है। अब इसमें हमारे पास एड्रेस यानी इसमें मेन फ़र्क हमारे पास यही है कि हमें इसमें एड्रेस पुट करना होता है, एक इंटीजर जो कि आईडी होती है वो हम इसमें मेमोरी एड्रेस को पास करते हैं और रेफरेंस नहीं करते। लेकिन ये हमारे पास एक्चुअल इंटीजर वैल्यू को पास करने के बाद हमें ये एग्जैक्ट नंबर हमें बताता है, और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये एक ट्रू वैल्यू हमें देता है, एक एग्जैक्ट काउंट हमें बताता है उस रेफरेंस का जो इसके थ्रू हमें मिलती है। चलें हम कोड की तरफ स्विच करते हैं और इस चीज़ को हम मज़ीद डिटेल से देखते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले इसको करने के लिए सिस मॉड्यूल देखेंगे और मॉड्यूल से हम गेट रिफ काउंट का एक फ़ंक्शन लेंगे। सो हमें इसको सबसे पहले इंपोर्ट करना होगा। हम लिख लेते हैं इंपोर्ट सिस। अब यहाँ पर हमें एक वेरिएबल ले लेना चाहिए। हम लिखेंगे, एक हम इसमें लिस्ट ले रहे हैं, हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। तो अब ये एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है और मेमोरी एड्रेस में ये नहीं, और इसे हम रेफरेंस काउंट हम इसका देखेंगे। हम देख सकते हैं हम सिस के ज़रिए, अगर हम इसका प्रिंट ले लेते हैं, प्रिंट अगर हम इसका ले लें इसके मेमोरी एड्रेस का, तो हमारे पास एक कोड आ जाएगा, अब ये हमारे पास कोड जो है ये एक मेमोरी एड्रेस की तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी ए एक पॉइंटर है और अब हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एक वेरिएबल को पैरामीटर के हैसियत से लेता है। यानी मज़ीद हम इसमें सिस का एक और प्रिंट हम देख सकते हैं। इस फंक्शन के थ्रू हम देखेंगे कि ये एक वेरिएबल हमारे मेमोरी एड्रेस में किस तरफ पॉइंट कर रहा है, और इसमें हमारे पास ए वेरिएबल ही इसका पैरामीटर होगा। यहाँ पे हमें एक पैरामीटर की ज़रूरत है और ये अपने वेरिएबल को एज अ पैरामीटर ही लेता है, तो हम काउंट में ए पास कर रहे हैं और ए ही इसका आर्गुमेंट है, और इसका आर्गुमेंट वही रेफरेंस ले रहा है जो कि एक ही मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, और इसका हम गेट रिफ काउंट हमें यहाँ पर आंसर में हमारे पास रियली 2 आंसर आ जाएगा। और ये आप एग्जैक्ट इसका आंसर अगर चाहते हैं तो हमेशा इस नंबर में से एक नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी इसमें वेरिएबल पास करने के बाद आपको एक नंबर माइनस करना होगा। और अगर आपको इसके साथ डील नहीं करना तो हम सी टाइप लाइब्रेरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सी टाइप यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पर लिख लेंगे इंपोर्ट सी टाइप्स, और फिर हम इसमें एक रेफर फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि रेफ काउंट कहलाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं रेफ अंडरस्कोर काउंट, और फिर इसमें हम अपना एड्रेस ऐड करेंगे। और अगर आप कोई एनोटेशन ऐड करना चाहते हैं, यानी मिसाल के तौर पर इंटीजर, तो हम इंटीजर को एड्रेस के तौर पर यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं।
यहाँ पर अगर हम इसको इंटीजर को भी कर लेते हैं तो हम यहाँ पर रिटर्न कर लेंगे, इसमें हम ये रिटर्न ले लेंगे। ये हमारे पास इसमें रिटर्न आ जाएगा और हमेशा हमें ये एक लॉन्ग एक्सप्रेशन यहाँ पर हर दफा टाइप करना पड़ेगा। ctypes.c_long and from एड्रेस। ये लॉन्ग एक्सप्रेशन हम यहाँ पे हर दफा ऐड करेंगे और इसमें हमें ए टाइप करना पड़ेगा। अब हम इसके थ्रू रेफरेंस काउंट का पता कर सकते हैं। आईडी एड्रेस मेंशन करने के बाद, रेफरेंस करने के बाद हम इसमें वैल्यू लिखेंगे और अब हम इससे रेफरेंस काउंट पता कर सकते हैं। और हम इसमें मेमोरी जो है वो मेमोरी एड्रेस से इसे हमें पास करना पड़ता है। हम प्रिंट ले लेंगे रेफ काउंट हम यहाँ पर आईडी और यहाँ पर जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1। और यहाँ पे हमें A1 ही रिस्पॉन्स मिलेगा। जब हमने इसे ऊपर A पास किया तो हमारे पास आंसर में 2 आया। इस फंक्शन में लेकिन हमने इस फंक्शन में A पास किया तो हमारे पास 1 ही आंसर आया। यहाँ पर IDA की पहले इवेल्युएट हो रही है A की वैल्यू और इसलिए जब हम IDFA को कॉल करते हैं तो फिर इसमें हमारे मेमोरी एड्रेस का रेफरेंस काउंट हमें 2 मिलता है क्योंकि हमने रेफरेंस को पैरामीटर के तौर पर इसमें से पास किया है और वहां पर इस रेफरेंस का भी, इस ऑब्जेक्ट का भी सेम रेफरेंस था। मेमोरी में तो इसलिए हमारे पास पहले 2 का जवाब आया है, जबकि आईडी ने यहीं पर रनिंग फिनिश की और हमें वैल्यू रिटर्न कर दी। यहाँ पर हमारे पास सी टाइप्स में हमें फौरन से वैल्यू रिटर्न कर दी और अकाउंट रिटर्न कर दिया गया। आईडी ने हमें हमारी रनिंग जो है वो यहीं फिनिश कर दी और पॉइंटर को वहां पर जो जिसकी तरफ ये पॉइंट कर रहा था उस पॉइंट को वहां पर रिलीज कर दिया गया, यानी मेमोरी एड्रेस से अपने पॉइंटर को रिलीज कर दिया। इसीलिए हमारे पास यहाँ पर रेफरेंस वापस 1 पर आ गया। अब रेफरेंस काउंट हमारे पास 1 मिलेगा और अगर हम यहाँ पर वैल्यू ऐड करते हैं तो हमारे पास वही आंसर 1 ही आएगा। अगर हम इसमें जो हमारे पास एक लॉन्ग कोड आया था हम इसको ऐड करते हैं तो यहां पर हमारे पास वही आंसर आएगा। सेम वैल्यू को अगर हम कॉपी करके देखते हैं तो हमारे पास वही आंसर आएगा। इसलिए यहां पर इसको कॉपी करने के बाद अगर हम रन करते हैं तो हमारे पास वही आंसर आएगा। इसलिए यहाँ पर अब आपने कंफ्यूज नहीं होना कि वहां पर आपका जो है वो आईडी ने रनिंग, यहाँ पर हमारे आईडी ने रनिंग फिनिश की और हमें मेमोरी एड्रेस फौरन से रिटर्न हो गया, जो कि हमें 1 आंसर मिल गया। अब जब हमारे पास ए का वेरिएबल था 1 2 3 जो कि हमारे पास एक लिस्ट थी और हमने a इज इक्वल टू दिस लिस्ट कहा और अब अगर हम कह देते हैं यहाँ पर हम अगर b इज इक्वल टू a कह देते हैं और फिर अब अगर हम उसके रेफ काउंट को देखेंगे तो हमारे पास पहले अगर हम प्रिंट ले लेते हैं ID b का तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें एक ही लोकेशन मिलेगी। हमारे पास दोनों यहाँ पर रेफरेंस नंबर सेम आ रहे हैं तो यहाँ पे हमें लोकेशन यानी इसका मतलब है कि हमें सेम मिली है। अब हम इसका रेफरेंस काउंट अगर यहाँ पर हम चेक करते हैं, यहाँ पर हमें रेफरेंस काउंट अगर हम देखते हैं तो हमारे पास रेफरेंस काउंट में 2 होना चाहिए। रेफरेंस काउंट में हमारे पास यहाँ पर 2 होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 2 आ गया है और अगर हम अब यहाँ पर c इज इक्वल टू a कर देते हैं
तो हम देखते हैं कि हमारे पास रेफरेंस काउंट ए का क्या आता है। अगर यहाँ पर हम रेफरेंस काउंट आईडी ए चेक कर लें तो हमारे पास रेफरेंस काउंट 3 आना चाहिए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 का आंसर आया है। और अगर हम सी को कुछ कह दें कि फॉर एग्जांपल 10 कह दें, फॉर एग्जांपल अगर हम टी सी को 10 के इक्वल कर देते हैं तो हमारे पास रेफ काउंट, अगर हम प्रिंट कर लेते हैं रेफ काउंट रेफ काउंट आईडी ए अगर हम देखें तो हमारे पास ये नंबर वापस नीचे आ जाना चाहिए। देख सकते हैं अब हमारे पास अगेन दोबारा वापस नीचे ड्रॉप डाउन हो गया है नंबर, और हमें ये 2 मिल गया है जब हमने सी को 10 के इक्वल किया। अब अगर हम कहते हैं कि सी नन के इक्वल है, फॉर एग्जांपल बी को हमने नन के इक्वल कर दिया, तो हम ये कह देंगे कि ये रेफरेंस काउंट अगर हम इसका यहाँ पर देखते हैं, अगर हम यहाँ पर प्रिंट ले लेते हैं आई डी बी, यहाँ पे अगर हम प्रिंट ले लेते हैं तो प्रिंट लेने के बाद हमारे पास ये डिफरेंट नंबर आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर एक डिफरेंट नंबर आ जाएगा। और अब अगर हम इसमें रेफ ले लें, आईडीएफ चेक कर लेते हैं, रेफ काउंट आईडी, तो हमारे पास ये मज़ीद ड्रॉप डाउन हो जाएगा, मज़ीद ड्रॉप डाउन हो जाएगा। ठीक है, और अब अगर हम इसको यहाँ पर अब अगर हम इसके मेमोरी एड्रेस को स्टोर करना चाहें तो उसमें हम कहेंगे कि आईडी ए, हम इसको देखेंगे इस तरह से कि ए आईडी हमने यहाँ पर इस तरह से इसको मेमोरी एड्रेस हम चेक कर सकते हैं। और अगर अब हम इसका रेफ काउंट चेक करना चाहें, हम यहाँ पर इसको यहाँ पर अगर हम ए को नन के इक्वल कर देते हैं, यहाँ पर अगर हम ए को नन के इक्वल कर देते हैं तो इसके बाद अगर हम रेफ काउंट ए डी को कॉल करें तो अब यहाँ पर रेफ काउंट एफ आई डी ए को हम कॉल नहीं कर सकते क्योंकि हमने इसको नन के इक्वल कर दिया है। और अब अगर हम अपने पुराने मेमोरी एड्रेस और अगर इसे दोबारा रन करें तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। इसको अब अगर हम दोबारा रन करेंगे आई डी, और अब अगर हम इसको रन करके देखेंगे तो ये हमारे पास बिल्कुल और ड्रॉप डाउन होकर 0 आ जाएगा। और अगर हम इसको दोबारा रन करेंगे तो हमारे पास ये और डिफरेंट वैल्यू आ जाएगी, रन करने पर हमारे पास और डिफरेंट आ जाएगा। और अगर हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट ए आई डी, तो आप देख सकते हैं हमारे पास कोई और वियर्ड वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाएगी। अब यहाँ पर एक्चुअली हम सी लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम इस कोड में अपने मेमोरी एड्रेस को स्पेसिफाई कर रहे हैं जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। टिपिकली हम पाइथन में मेमोरी एड्रेसेस पर काम नहीं करते हैं। यहाँ पर हम काम सिर्फ इलस्ट्रेशन के लिए या फिर समझने के लिए कर रहे हैं। पाइथन में कि असल में ये नहीं, पाइथन में पीछे हो क्या रहा होता है और मेमोरी में क्या चीज़ स्टोर हो जाती है जब हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के इक्वल करते हैं। लेकिन डायरेक्टली अगर हम बात करें तो हमें पाइथन में इन चीज़ों के साथ डील नहीं करना पड़ता और ना ही करना ठीक होता है। सो इसमें हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। हमें इलस्ट्रेशन के लिए भी उस वक्त तक इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए
या जब तक यानी हमें कोई ऐसा स्टफ़ हमें डिबग ना करना हो या फिर कोई ऐसी चीज़ फिगर आउट अगर हम करना चाह रहे हों कि एक्चुअली यहाँ हो क्या रहा है, स्पेशली वो चीज़ें जो कि मेमोरी लीक्स होती हैं। और हम इन्हें आगे आने वाली वीडियो में मज़ीद देखेंगे। सो हम अगली वीडियो में गार्बेज कलेक्शन पे बात करेंगे, जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन ये रेफरेंस काउंटिंग जैसा नहीं है, ये एक डिफरेंट प्रोसेस है और जो कि पाइथन मेमोरी को क्लीन अप करने के लिए यूटिलाइज़ किया जाता है, चीज़ों को फ्री अप कर देता है, या फिर स्पेशली ख़ास तौर पर हमारे पास ऐसे कुछ मेमोरी लीक्स ना हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर टुडे।